मायरा के ऊपर रागिनी और ईशान के झूठे प्यार का कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि उसे ये भी नहीं समझता था कि वो दोनों माँ बेटे मिलकर मायरा से क्या क्या करवा रहे थे। मायरा ईशान के प्यार में तो पहले से ही अंधी थी, पर अभी वो रागिनी की झूठी ममता में भी पूरी तरह से अंधी हो रही थी। ये सब कुछ देखकर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मायरा ने अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था, या होने वाला था। मायरा इतनी डम थी कि वो रागिनी के जाल में आसानी से फंस जाती थी। अभी जब रागिनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मायरा को नूर के खिलाफ भड़काया, तभी मायरा भी उसकी बातों में आ गई और उसने अपनी आंखें बंद करके रागिनी की सारी बातों पर यकीन कर लिया। वैसे रागिनी की बातें सिर्फ मायरा ने ही सुनी थी, कि उनकी रागिनी ने उन बातों को इतनी धीमी आवाज में मायरा के कान में कहा था कि उसकी बात को किसी तीसरे का सुनना नामुमकिन था। रागिनी और ईशान ने पूरी तरह से मायरा का ब्रेन वॉश कर दिया था। रागिनी की बातों में आते हुए मायरा को भी यही लगने लगता है कि नूर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। तभी मायरा नूर की तरफ देखती है, जो इस वक्त युवी की बाहों में थी और बहुत खुश थी। पर नूर को खुश देखकर मायरा कैसे खुश हो सकती थी? तो बिना कोई वक्त गवाए मायरा नूर के आगे आकर खड़ी होती है और फिर नूर का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ती है, क्योंकि अभी नूर मायरा की तरफ पीठ करके खड़ी थी। जब नूर मायरा की तरफ देखती है, तभी उसे डर लगने लगता है, क्योंकि मायरा इस वक्त किसी पागल की तरह लग रही थी। तभी मायरा नूर पर अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत निकालते हुए उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम हमारे परिवार पर लगा सबसे बड़ा श्राप हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए और तुम्हारी ही वजह से आज अंश भाई जेल में है और राघव अंकल हमें छोड़कर चले गए। हमारी हर एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो नूर, सिर्फ और सिर्फ तुम। अच्छा होता अगर तुम पैदा होते ही मर गई होती तो आज हम ये दिन नहीं देखते। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मायरा की बात सुनकर वो चारों कंफ्यूज होते हैं और वो दोनों शैतान माँ बेटे के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है। इस वक्त मायरा नूर के बिल्कुल आगे खड़ी थी। इससे पहले कि वो चारों कुछ सोचते या समझते, मायरा धीरे से उसके पास से एक तेज धार वाला चाकू निकालती है और अगले ही पल वो उस चाकू को सीधा नूर के पेट में घुसा देती है। अपने पेट में एक बहुत ही तेज दर्द को महसूस करने के साथ साथ नूर की सांसें भी अटक जाती हैं। तो वही उन तीनों भाइयों को एक झटका सा लगता है। जब मायरा नूर के पेट की गहराई में गए हुए उस चाकू को एक झटके से बाहर निकालती है, तभी उस चाकू के साथ साथ नूर की बहुत ही भयानक और दर्द भरी चीख भी निकल आती है। जैसे ही मायरा उस चाकू को नूर के पेट से निकालती है, नूर पीछे की तरफ लड़खड़ाती है। नूर को देखकर वो तीनों भाई साथ में चिल्लाते हैं, एंजल प्रिंसेस क्रैबिट। तभी अद्वितीय झट से नूर को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से नूर के गहरे जख्म को कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तभी आयु नूर के पास आते हुए उसके गालों पर हल्के से टैप करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द की वजह से अभी नूर अपनी आंखें बंद कर रही थी। तभी आयु अपनी घबराई हुई आवाज में नूर से कहता है, रैबिट आंखें खोलो, देखो सोना नहीं है रैबिट। तभी युवी नूर के जख्म की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहता है, शीट बॉयज, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, वी नीड टू टेक अ हॉस्पिटल अर्जेंटली। आयु और अद्वितीय भी युवी की बात से सहमत होते हैं। तभी अद्वितीय बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में उठाता है और फिर एक बार मायरा और साथ ही साथ उन दोनों माँ बेटे की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज में मायरा से कहता है, यू डिड वेरी रोस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। अगर मेरी नूर को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा और साथ में ये भी कि तुम एक लड़की हो। I swear of my life नूर, I will not going to hesitate before killing you girl। तभी आयु गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे कहता है, Hold them and lock them in our secret place। आयु का ऑर्डर सुनने के बाद वो गार्ड्स उन तीनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर अद्वितीय बाहर गाड़ी की तरफ दौड़ता है और जब युवी अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है तभी अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में लेकर बैक सीट पर बैठता है। युवी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर तो आयु पैसेंजर सीट पर बैठता है और युवी फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई आपका रुमाल दो, बच्ची का खून बहुत बह रहा है और कुछ भी करके हमें खून रोकना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक आप प्लीज अर्जुन को फोन कर दो, एंजल नीड्स अर्जेंट सर्जरी नाउ। अद्वितीय की बात सुनकर आयु झट से अपना और युवी दोनों का रुमाल अद्वितीय को देता है। अद्वितीय उस रुमाल से नूर का खून रोकने की कोशिश करता है, पर उसका खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। अभी तो नूर के खून की वजह से अद्वितीय के पूरे कपड़े खराब हो चुके थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
तभी आयु सीधे अर्जुन को फोन करता है और जब 2 रिंग बाद अर्जुन आयु का फोन उठाता है, तभी आयु अपनी घबराई हुई आवाज में उससे कहता है, हेलो अर्जुन, देख मैं जो भी तुझे बता रहा हूँ ध्यान से सुन। सबसे पहले अपनी टीम को इन्फॉर्म कर और ओटी रेडी करवा। नूर के पेट पर नाइफ से अटैक किया है और अभी वो बच्ची बहुत ब्लीडिंग कर रही है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अर्जुन, तू वहाँ सब कुछ रेडी करवा, हम ऑन द वे है। इतना कहकर आयु फोन कट करता है और फिर पीछे की तरफ देखता है जहां अद्वितीय नूर को लेकर बैठा हुआ था। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज जल्दी चलो यार, वी कांट अफोर्ड टू लूज हर। अद्वितीय की बात सुनकर युवी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी 7 हिल्स हॉस्पिटल के गेट के अंदर एंटर होती है और बिल्कुल मेन डोर के आगे रुकती है। तभी एक गार्ड आकर पीछे का दरवाजा खोलता है और अगले ही पल अद्वितीय नूर को लेकर अंदर की तरफ भागता है। आयु ने अर्जुन को पहले ही इन्फॉर्म किया था तो अर्जुन ने तब तक सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। बिना कोई वक्त गवाए अद्वितीय नूर को लेकर ओटी के अंदर चला जाता है जहां उसकी टीम पहले से ही रेडी होती है। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर सुलाकर अर्जुन और उसकी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर खुद बाहर आता है। वैसे अद्वितीय का कैबिन 32वें फ्लोर पर था, पर नीचे ओटी के बाजू में एक छोटा सा रूम था जहां डॉक्टर्स इमरजेंसी में उनके हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चेंज करते थे। अद्वितीय के बाहर आते ही एक नर्स अद्वितीय को उसका ग्रीन कलर का हॉस्पिटल यूनिफॉर्म देती है और अद्वितीय उस रूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। जब अद्वितीय सर्जरी के लिए रेडी होता है तभी वो ओटी में जाता है और फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। इधर ओटी के बाहर आयु और युवी इधर से उधर घूम रहे थे। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर नूर के लिए डर तो था ही, पर साथ ही साथ उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत भी उन दोनों के चेहरे पर दिख रही थी। तभी युवी से उसका गुस्सा काबू नहीं होता और वो बहुत जोर से हॉस्पिटल के एक दीवार पर पंच करता है, जिसकी वजह से युवी के हाथ पर थोड़ी सी चोट तो लगती है, पर उस दीवार में एक क्रैक भी पड़ जाता है। जब आयु युवी को ऐसे देखता है तभी वो युवी के लिए डर जाता है। इससे पहले कि युवी फिर से अपना हाथ दीवार पर मारता, आयु झट से युवी का हाथ पकड़ लेता है। तभी आयु युवी के लाल पड़े हुए हाथ की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये आप क्या कर रहे हो भाई, और खुद को ऐसे हट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तकलीफ होगी। आप ही सोचिए, अगर रैबिट को पता चला कि आपने खुद को हट किया तो क्या उसे अच्छा लगेगा, वो खुश होगी? नहीं ना। युवी बस अपना सिर में हिलाता है। तभी युवी वहां पर रखी एक चेयर पर बैठता है और अपनी बिल्कुल प्लेन आवाज में आयु से कहता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है आयु, और वो भी अपनी सगी बहन के साथ। नूर बहुत मासूम है और वो मायरा एक नंबर की सेल्फिश और पागल लड़की। उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि नूर उसकी छोटी बहन है और वो उस पर ऐसे जानलेवा हमला कैसे करे। फक यार, अभी उसने नूर खुराना पर नहीं, नूर सिंह शेखावत पर हमला किया है और मैं चुप तो नहीं बैठूंगा। आखिर उसे भी तो पता चले ना कि मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि उसने नूर को नहीं मुझे चोट पहुंचाई है और मैं अपने गुनहगारों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। तभी आयु युवी के पास बैठता है और फिर युवी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई मुझे पता है कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुझसे मेरी बहुत ही कीमती चीज़ छीनने की कोशिश कर रहा है, पर हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा भाई। हम ये नहीं भूल सकते कि हम कौन हैं, हमें अपने सारे गमों को अपने अंदर ही दबाना होगा। हम अपनी वीक साइड किसी को नहीं दिखा सकते, बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। युवी भी आयु की बात से सहमत होता है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक ओटी से कोई भी बाहर नहीं आता। गुजरते हुए वक्त के साथ अभी उन दोनों को भी डर लगने लगता है। कुछ देर बाद एक नर्स ओटी से बाहर आती है, पर वो भी बहुत हड़बड़ी में ही होती है। तभी युवी की नज़र उस नर्स पर पड़ती है। उस नर्स को देखते ही युवी अपनी जगह पर से उठकर उसकी तरफ आता है और फिर उसे रोकते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, सिस्टर मेरी बहन कैसी है और अब तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? युवी को देखकर वो नर्स बेचारी घबरा जाती है और उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। उस नर्स को ऐसे चुपचाप देखकर उन दोनों भाइयों का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों असल में तीनों ही बिल्कुल भी सब्र रखने वाले लड़के नहीं थे। उन्हें तो हर एक काम उनके तय किए हुए वक्त पर कंप्लीट चाहिए होता था और उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता था और न ही वो किसी चीज़ का वेट करते थे। अगर किसी चीज़ में देरी हो गई तो तीनों का गुस्सा आगे वाले इंसान को झेलना पड़ता था। अभी भी कुछ यही हुआ था। युवी उस नर्स से नूर की हालत के बारे में पूछ रहा था और वो वहाँ चुपचाप खड़ी थी। उसको चुप देखकर आयु उनकी तरफ आते हुए उस बेचारी नर्स पर भड़कता है, ये कुछ पूछ रहे हैं तुमसे तो उनके सवाल का जवाब दो, ऐसे हमारे आगे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? आयु को ऐसे इतना गुस्से में देखकर वो नर्स बहुत डर जाती है।
तभी वो अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए अपनी डरी हुई आवाज़ में उन दोनों से कहती है, मुझे माफ़ करिए सर, पर उस बच्ची की हालत अभी नाजुक है। पहले से ही उसका बहुत खून बह चुका है और इसी वजह से उसे बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पर अंदर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली जाती है। उस नर्स की बात सुनकर आयु और युवी दोनों के दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उन्हें तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं होता। तभी युवी किसी बेजान इंसान की तरह वहीं नीचे जमीन पर बैठता है और उसे ऐसे देखकर आयु भी झट से युवी के पास नीचे जमीन पर बैठता है। तभी युवी बिना किसी इमोशन के अपनी प्लेन आवाज में आयु से कहता है, आयु तूने सुना ना कि अभी उस सिस्टर ने क्या कहा? वो ऐसा कैसे कह सकती है यार? पर अगर नूर को कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे आयु? मेरे अदू का क्या होगा? भले ही वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है, पर नूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब अगर नूर को कुछ हुआ तो हम अदू को नहीं संभाल पाएंगे और मुझे भी मेरी प्रिंसेस चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अभी अभी तो वो हमारे पास आई है और हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे? ये मुझसे नहीं होगा आयु, नहीं होगा। युवी को ऐसे देखकर आयु को बहुत बुरा लग रहा था। भले ही तब से लेकर अब तक युवी की आंख से एक आंसू तक बाहर नहीं आया था, पर आयु को ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि अभी युवी अंदर से पूरी तरह से टूट रहा था। युवी को ऐसे देखकर आयु से बर्दाश्त नहीं होता और वो युवी को हक कर लेता है। तभी युवी के दिमाग में कुछ आता है और वो आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आयु तू यही रह, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। तभी युवी अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी आयु भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए युवी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, भाई आप जहाँ भी जा रहे हो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर प्लीज अपना ध्यान रखना। तभी युवी एक उदासी भरी स्माइल के साथ आयु से कहता है, घबरा मत आयु, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ साथ मेरी छोटी सी बेटी को भी संभालना है। तू बस अपना ध्यान रख और अगर प्रिंसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिले तो प्लीज़ लेट मी नो। तभी आयु अपना सिर हिलाता है और युवी वहां से चला जाता है। युवी के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद नील वहां आता है और वो दोनों ही सर्जरी खत्म होने का वेट करने लगते हैं। 2 घंटे बाद फाइनली ओटी की रेड लाइट बंद होती है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद अद्वितीय और अर्जुन दोनों ओटी से बाहर आते हैं। उन दोनों को देखते ही आयु और नील उनके पास आते हैं। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी और डरी हुई आवाज में अद्वितीय से पूछता है, अदू रबिट कैसी है? तभी सिस्टर ने हमें बताया कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है और उसी की वजह से हम उसे खो सकते हैं। अदू तू चुप क्यों है? प्लीज से समथिंग फॉर द गॉड सके यार। तभी अद्वितीय एक डीप ब्रेथ के साथ आयु से कहता है, भाई जो भी उस सिस्टर ने आपसे कहा था वो सच था। मैंने पहले ही बोला था कि अगर नूर का खून बह गया तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और वही हुआ, पर थैंक्स टू गॉड कि हमने सही वक्त पर संभाल लिया, वरना मैं भी नहीं जानता कि क्या हो जाता। अद्वितीय की बात सुनकर आयु और नील दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। तभी अद्वितीय इधर उधर देखते हुए आयु से पूछता है, भाई युवी भाई कहाँ है? वो तो यही थे ना? तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ वो युवी भाई प। इससे पहले कि आयु आगे कुछ बोलता उन्हें युवी की आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ अदू। युवी की आवाज़ सुनकर वो लोग युवी की तरफ देखते हैं, जिसके हाथ में अभी एक प्लास्टिक बैग थी जिसमें कुछ सामान था। तभी युवी उन लोगों की तरफ आता है। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए अपनी परेशानी भरी आवाज़ में उससे पूछता है, भाई आप कहाँ चले गए थे और इस बैग में क्या है? तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये सब मैं तुझे बताता हूँ, पर सबसे पहले तू बता कि मेरी प्रिंसेस कैसी है। तभी अद्वितीय उसकी हल्की सी स्माइल के साथ युवी से कहता है, भाई नूर अभी ठीक है और खतरे से बाहर भी। हाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे वीकनेस रहेगी, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है और वैसे भी आई विल बी देयर फॉर हर ऑल द टाइम टू कीपिंग माई आइज ऑन हर। अभी आप बताइए कि आप कहाँ गए थे? तभी युवी अद्वितीय और साथ में आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, असल में मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था। जब उस नर्स ने बताया कि प्रिंसेस को बचाने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत डर लग रहा था और इसीलिए मैं मंदिर चला गया। वहाँ प्रिंसेस के लिए प्रे की और भगवान ने मेरी सुन ली। अदू मैंने वहाँ के पंडित जी से ये कलावा मांगा है नूर के लिए, तो क्या मैं इस कलावे को नूर के हाथ में बांध सकता हूँ? तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ युवी से कहता है, हाँ भाई आप इस कलावे को एंजल के हाथ में बिल्कुल बांध सकते हो, पर जब वो ओटी से स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा।
मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ और तब तक एंजल भी उसके स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, कोई बात नहीं अदू, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा, तू जा और चेंज कर ले। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर वहाँ से ओटी के साइड में मौजूद रूम में जाता है, जहाँ उसने सर्जरी के पहले अपने कपड़े चेंज किए थे। कुछ देर बाद अद्वितीय आयु और युवी के साथ नूर के रूम में आता है। जब वो दोनों भाई नूर की छोटी सी बॉडी से इतने सारे वायर्स को कनेक्टेड देखते हैं, तभी उन्हें एक अलग का दर्द महसूस होता है जो शायद वो पहली बार महसूस कर रहे थे। तभी युवी नूर के पास आता है और फिर उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए उससे कहता है, आप जल्दी से उठिए प्रिंसेस, आपके बिग बी, महयू और अदू आपका वेट कर रहे हैं। तभी युवी उस कलावे को बहुत ही ध्यान से नूर के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधता है। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय को तकलीफ तो होती है, पर वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देता। अभी भी उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक और अनरीडेबल ही होते हैं। इस वक्त अद्वितीय नूर के रूम में मौजूद सोफे पर बैठा था और आयु भी उसके पास ही था, तो वही युवी नूर के बेड के पास मौजूद एक छोटी सी स्टूल पर बैठा था। तभी आयु अद्वितीय के इमोशनलेस फेस की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदू तूने उस मायरा के बारे में क्या सोचा है? उसका और उन दोनों माँ बेटे का क्या करना है? आयु का सवाल सुनकर अद्वितीय के हाथों की दोनों मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए आयु से कहता है, मैंने उस मायरा को इसीलिए छोड़ा था कि उनकी वो एंजल की बड़ी बहन है, पर लगता है उसे इस रिश्ते को निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं भला क्यों उस पर दया दिखाऊं जब वो मेरी दया के लायक ही नहीं है। उसने नूर पर जानलेवा हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसका नतीजा क्या हो सकता है और इसमें मेरी नूर की जान भी जा सकती है। मुझे तो अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है यार, जो किसी बाहर वालों के कहने पर अपनी सगी बहन को ऐसे टॉर्चर करे। नूर तो बहुत मासूम है, पर इन लोगों से तो उसकी मासूमियत भी देखी नहीं जाती, तो उसे ऐसे किसी ना किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं। आई स्वेयर ऑफ माय नूर भाई की जो भी उस मायरा ने किया है ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। आयु भी अद्वितीय के बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है। वो तीनों वही बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते हैं। 4 घंटे बाद अद्वितीय अभी युवी की जगह पर बैठा हुआ था, तो वही युवी आयु के साथ सोफे पर बैठा था। अद्वितीय ने इस वक्त नूर का हाथ पकड़ा था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस नूर की तरफ ही देख रहा था। तभी अद्वितीय को नूर के उंगलियों की हलचल महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाता है। तभी अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखता है, जो अभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे लॉस्ट देखकर अद्वितीय बहुत धीमी आवाज में उनसे कहता है, भाई। अद्वितीय की आवाज़ सुनते ही वो दोनों अपनी दुनिया से बाहर आते हैं और अपनी अपनी जगह पर से उठते हुए तुरंत अद्वितीय की तरफ आते हैं। तभी युवी अपनी डरी हुई आवाज़ में अद्वितीय से पूछता है, क्या हुआ अदू प्रिंसेस? तभी अद्वितीय युवी की बात को बीच में ही काटते हुए एक स्मॉल सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है, भाई एंजल को होश आ रहा है। आई कैन फील हर फिंगर्स मूवमेंट, दैट मीन्स शी विल बी अप एनी मोमेंट। अद्वितीय की बात सुनकर आयु और युवी के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आती है और वो दोनों उनकी प्यारी सी प्रिंसेस के उठने का वेट करने लगते हैं। वही कुछ मिनटों बाद नूर की बंद आंखें और उसकी पलकें हिलने लगती हैं। नूर को होश आता हुआ देखकर अद्वितीय नूर के हाथ पर किस करता है और फिर अपनी सॉफ्ट आवाज में नूर से कहता है, एंजल कोई जल्दी नहीं है, टेक यूर टाइम बेटा, हम यहीं पर है, आप डरो मत। अद्वितीय की आवाज़ तो नूर को उसकी नींद में भी सुकून पहुंचाती थी और अभी भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। जब नूर उसके अदू की आवाज़ सुनती है तभी उसका डर, उसकी सारी घबराहट कहीं कोने में जाकर छिप जाती है और नूर बिल्कुल शांत और उसकी कांपती हुई बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलती है, पर पहले तो उसे सब ब्लूर दिखता है। कुछ सेकंड्स बाद जब नूर की नज़र साफ होती है, तभी सबसे पहले उसकी नज़र उसके अदू पर पड़ती है और अद्वितीय के बाद युवी और आयु पर। उन तीनों के चेहरे को देखने के बाद नूर को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि वो तीनों अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हैं, पर ये बात वो किसी को बताएंगे नहीं। वो तीनों ही ऐसे माहौल में बड़े हुए थे जहां उन्हें अपने सारे इमोशंस को काबू में रखना पड़ता था, उसे छुपाना पड़ता था। वो किसी को भी ये पता नहीं लगने दे सकते थे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। भले ही वो लोग पूरी दुनिया से उनके इमोशंस को छिपाने में कामयाब हो जाते थे, पर क्या उनकी नूर के आगे वो लोग अपने इमोशंस को छिपा पाएंगे? वैसे ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। नूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, आप लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हो?
देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे टमी में पेन हो रहा है और कुछ नहीं। नूर की बात सुनकर वो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आयु और युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हैं। उन दोनों का इशारा मिलते ही अद्वितीय एक गहरी सांस लेता है और फिर नूर की तरफ देखता है, जो पहले से ही बारी बारी उन तीनों की तरफ देख रही थी।